सबको नमस्ते। आवाज मिल रही है? हेलो। नमस्ते सर, मिल रही है आवाज। जी नमस्ते नमस्ते। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग के एस्टेब्लिशमेंट वाले में दो चार बचे हैं और कोशिश किया हूँ उससे जो निकल सकता है छोटी छोटी चीजें, सारा तो नहीं, ऑलमोस्ट। एक चीज और होती है, रूल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ऑफ स्टेट रेलवे सर्वेंट। रेलवे में जो है दो टाइप के एसोसिएशन हैं। एक स्टेट वालों का अलग है, नॉर्मली ऑल इंडिया रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन करके ऐसा कुछ है। और एक नॉन गजिस्टेड वाले के हैं जिसमें खास करके एसोसिएशन के तौर पे आरपीएफ की है, स्टेशन मास्टर की है, ओबीसी एसोसिएशन है, एससी एसटी एसोसिएशन है, और बाकी दो इलेक्टेड यूनियंस हैं, दैट इज एनएफआईआर और एआईआर। तो ये है रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस एसोसिएशंस of registered railway servant. The association must ordinarily consist of distinct class of registered railway servant and must not be formed on the basis of any caste. ग्रुप सी में और ग्रुप डी में जो नॉन रजिस्टर्ड वाले हैं, यहाँ पे कास्ट बेसिस पे एसोसिएशन की फॉर्मेशन की प्रोविजन है। एससी एसटी एसोसिएशन हमारे यहाँ है, ओबीसी एसोसिएशन है, बट ऑफिसर लेवल में जो एसोसिएशन है वो डेजिग्नेशन है, मतलब ऑफिसर्स एसोसिएशन है। दे आर नॉट बेसिस ऑफ एनी कास्ट, ट्राइब और रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ग्रुप विद इन और सेक्शन इन सच कास्ट, ट्राइब और रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो एक सवाल यहां से हो जाती है कि जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है वो कास्ट या रिलीजियस बेसिस होगी कि नहीं, तो नहीं होगी। एवरी गेस्टेड रेलवे सर्वेंट ऑफ द सेम क्लास मस्ट बी एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन। उस एसोसिएशन का मेंबर कौन बन सकता है? जो उस एसोसिएशन के लेवल का ऑफिसर्स है। रूल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ नॉन गेस्टेड रेलवे सर्वेंट यूनियन इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रेलवे यूनियन एक्ट 1926। जो दोनों यूनियन की बात करता हूं मैं, एआईआरएफ और एनएफआईआर, इस टाइप के जितने भी यूनियन है जिसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं, किसी भी प्रकार जितने भी आप बीएसएनएल में जाइए, बीसीसीएल में जाइए, सीसीएल में जाइए, सेल में जाइए, जहां भी जाइए, इनडायरेक्ट वे में राजनीतिक पार्टियां ही इन्वॉल्व रहती हैं। उन्हीं की अपनी एक छोटी इकाई है जो यूनियन के तौर पे काम कर रही है। जैसे इसमें एनएफआईआर एआईआरएफ की बात करें, एआईआरएफ आपका कम्युनिस्ट से रिलेटेड है और एनएफआईआर कांग्रेस की पार्टियां है। बीजेपी की भी अपनी है, बट वो कहीं बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां पे कि अपने इस पे आप आए हैं पोलिंग में, क्योंकि बहुत में इलेक्शन ही नहीं हुए। दैट इज द बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ। तो इस तरह करके एक तरह से इनडायरेक्ट वे में पॉलिटिकल पार्टियों का ही वो छोटा पार्ट है जो ट्रेड के तौर पे वहां के एम्प्लॉय के लिए इसको बोलते हैं। लेकिन जो हम लोग के लिए सवाल है, दैट इज द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिसके बेसिस पे ये सब चीजें फॉर्मेशन होती है। ट्रेड यूनियन एक्ट या ऑफिसर्स वगैरह में जितने भी इस टाइप के लोग हैं उनके लिए एक प्रोविजन होती है एससीएल का और पास का। इनडायरेक्ट वे में नॉट ट्रेड यूनियन, रेलवे से जुड़ा हुआ जितना भी पार्ट है, आप स्कॉट एंड गाइड लेंगे, या अगर कोई प्लेयर्स है यानी कल्चरल टीम है या खेलने वाली टीम है जो रेलवे की पार्ट में है, एसबीएफ टीम में है, तो उन सब के लिए एससीएल और पास की प्रोविजन होती है। स्पेशल पास एंड स्पेशल कैजुअल लीव विल बी अलाउड टू मेंबर ऑफ एनी डेलीगेशन, किसी भी पार्ट में। दैट इज ये यूनियन का भी डेलीगेशन हो सकता है, एसोसिएशन का भी हो सकता है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन का भी हो सकता है, या कल्चरल टीम की भी हो सकती है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन से जाएगा। तो दैट मींस जिनको भी एससीएल मिलेगा, दे शुड मस्ट बी टेकन पास। एससीएल का मतलब है कि आप ऑफिस एक प्रकार से ऑफिशियल वर्क में ही जा रहे हैं, आपको डिपार्टमेंट की तरफ से छोड़ा जा रहा है और उसके एवज में आपके जो जर्नी होंगे उसके लिए पास भी
mandatory. The casual leave and pass in the latter case not counting against the annual casual leave and privilege pass. ये जो SCL आपको मिलती है, ये आपके जो बैलेंस्ड CL है या LFP है या LHAP है, उसमें किसी भी चीज से डिटेक्ट नहीं होगा. दैट इज द स्पेशल. एंड ये पास मिलेगा, दैट इज जस्ट लाइक ए ड्यूटी पास, यानी आपकी प्रिविलेज पास में डिटेक्ट नहीं होगा. ये दो चीजें ध्यान रखना है. ऑफिशियल पासेस टू द यूनियन ऑफिशियल, वेदर आउटसाइडर और रेलवे सर्वेंट. एक लाइन सवाल कहीं मैंने देखा था कि जो ऑफिशियल पास है वो सिर्फ रेलवे सर्वेंट को ही मिल सकता है या उस एसोसिएशन यूनियन में एज पर लॉ अगर कोई आउटसाइडर भी है तो उसको भी मिल सकता है. उसको भी मिल सकता है. जो स्पेशल पास है दैट इज नॉट ओनली फॉर रेलवे सर्वेंट. उस यूनियन एसोसिएशन के मेंबरशिप में अगर लीगल रूप से कोई और भी है तो उसे भी मिलेगा. दैट मीन्स अगर कहीं पूछे कि स्पेशल पास आउटसाइडर को मिलता है या नहीं मिलता है, यस, अगर वो किसी यूनियन एसोसिएशन से इन्वॉल्व है तो उसे भी मिलेगा अगर वो डेलीगेट्स में है तो. कहां से कहां तक? जहां कि वो उनकी होम लाइन है. होम लाइन एंड ओनली आल्सो द अलॉट टू इनेबल फ्रॉम देम अटेंड यूनियन मीटिंग्स. जहां से जहां तक के लिए आपको SCL दिया गया या जिस पर्पस के लिए दिया गया. बहुत बार क्या होती है, यूनियन की मीटिंग दूसरे दूसरे शहरों में रखी जाती है. तो आपका जो कार्य क्षेत्र है रेलवे का होम है या जहां पे आपने ऑफिशियली दे के रखा है मुझे यहां रहना है, वहां से लेके दैट प्लेस तक आपको वो मिलेगा. जिसको भी जो रेलवे में वर्क कर रहा है, यानी जैसे हम आप वर्कर हैं, अभी जो रिटायर्ड हो गई बात की बात है, बट जो वर्कर है, अगर आपको स्पेशल पास मिलता है, अगर आपको स्पेशल पास मिला है तो दैट मस्ट बी आपको SCL भी मिलेगा. यानी स्पेशल पास के साथ SCL मस्ट है, मिलना ही मिलेगा. उसके साथ यूनियन से जुड़ी हुई पिछले दिन सवाल भी आप लोगों में किसी ने पूछा था तो हमने सोचा SC PNM JCM प्रेम से जुड़ा हुआ जो भी पॉइंट्स निकल के मिल सकते हैं, ऐसे हैं तो बहुत सारे, बट जो मेरे सामने आए कोशिश किया हूँ. डाटा भी ऑलमोस्ट करेक्शन है, बट फिर भी कुछ डाउट हो क्योंकि ये सब पे 100% कॉन्फिडेंट रह नहीं पाते हैं. कोशिश किया हो PNM JCM और प्रेम इन तीनों पे. व्हाट इज द PNM? इसका बहुत बार खाली फुल फॉर्म ही पूछता है, परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी. JCM ज्वाइंट कंसल्टेंसी मशीनरी. प्रेम पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय मैनेजमेंट. इसका कई बार सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछता है तो वो भी ध्यान रखिएगा. ठीक है. प्रेम क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय मैनेजमेंट. प्रेम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1994 में इंडियन रेलवे में प्रेम का जो फॉर्मेशन हुआ रेलवे मैनेजमेंट में वो 1994 में आया था. मोटिव क्या है इसका? व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ प्रेम मीटिंग? फॉर इवैल्यूएशन मॉडिफिकेशन ऑफ रेलवे वर्किंग बाय पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय. मैनेजमेंट तो रेलवे को बढ़ाने का काम कर ही रहा है, एम्प्लॉय उसमें क्या क्या सलाह सजेशन दे सकता है. बहुत बार सवाल पूछा है कि स्टाफ साइड और मैनेजमेंट साइड के बीच में एनी डिस्प्यूट अगर होता है तो उसको संभालने के लिए क्या है, तो दैट इज द PNM, परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी. कि हर 3 महीने पे जो मीटिंग होती है जोनल लेवल और डिविजनल लेवल में, ऐसे PNM बोर्ड लेवल में भी होती है बट वो शायद हर 6 महीने पे होती है. बोर्ड लेवल पे हाउ मेनी टाइम्स PNM मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन अ डिविजनल लेवल? अच्छा सॉरी, नॉट 3 मंथ, 2 मंथ. 2 मंथ डिविजनल लेवल में, 2 महीना में. बोर्ड लेवल में 6 महीना में. बोर्ड लेवल में पिछले दिन यही सवाल था आप लोगों का. बोर्ड लेवल में 6 महीना में, और जो डिवीजन लेवल है यहाँ पे 1 इन 2 मंथ. और जोनल लेवल में, जोनल लेवल वाला लिखा कि नहीं, जोनल लेवल, जोनल लेवल 1 इन ए क्वार्टर. यस, ये तो प्रेम मीटिंग है. जोनल लेवल एंड डिवीजन. प्रेम मीटिंग 1 इन ए क्वार्टर. प्रेम मीटिंग, प्रेम मीटिंग 1 इन ए 3 मंथ. जोनल एंड डिविजनल. PNM मीटिंग डिविजनल 1 इन 2 मंथ और रेलवे बोर्ड लेवल 1 इन 6 मंथ.
जोनल शायद 3 मंथ में होता है, देख लेता हूँ आगे कहीं लिखे होंगे। नहीं सर, डिवीजन में 2 मंथ में होता है सर। डिवीजन में लिखा तो 2 मंथ, 1 इन 2 मंथ। रेलवे बोर्ड 6 मंथ, रेलवे बोर्ड 6 मंथ, जोनल वाला शायद छूट गया लगता है, देख लेते हैं अगला स्लाइड में लिखे होंगे तो। सर जोनल और रेलवे बोर्ड दोनों सर 3 मंथ का ही है शायद। रेलवे बोर्ड तो 6 मंथ मुझे मिला, 1 into बोर्ड में 2 ईयरली 2 मंथ का है, 6 टाइम मंथ का सर रेलवे बोर्ड। देख। हाँ, रेलवे बोर्ड 6 मंथ है, वो मुझे मिला। मंथ का ही है। टाइम्स पीएनएम मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेलवे बोर्ड 2 टाइम्स। जोनल कितने दिन में है, जोनल बताइए। क्वार्टरली है, क्वार्टरली 3 महीने ना। हाँ, जोनल क्वार्टरली है सर। ओके, वही कंफ्यूज हो रही थी मुझे। तो 2 चीजें ध्यान रखेंगे, हमारे पास 2 चीजें हैं, पीएनएम जेसीएम तो फॉर्मेशन होता है, दैट इज नॉट परमानेंट कि ये बना पड़ा है, कुछ मेजर डिस्प्यूट में जेसीएम बनती है, बट पीएनएम और प्रेम ये ऑलरेडी फॉर्म्ड है। पीएनएम मीटिंग आपका है डिविजनल लेवल 2 मंथ, जोनल लेवल 3 मंथ और रेलवे बोर्ड लेवल 6 मंथ। दैट इज क्लियर। एक सवाल ये खूब पूछता है, और पीएनएम का जो मेन मोटो है इसका है स्टाफ साइड एंड मैनेजमेंट साइड के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है, इशू है, डिमांड है, कुछ भी है, उस एजेंडा को लेकर सॉल्व करना। प्रेम जो है ये स्टाफ साइड भी मैनेजमेंट को आइडिया दे सकता है या कुछ बेहतरी करवा सकता है, दैट इज द प्रेम। कि आप किसी भी प्रकार का ये जो है आइडिया वगैरह कुछ दे सकते हैं। प्रेम मीटिंग में जो है चाहे रेलवे बोर्ड हो, जोनल हो या डिविजनल हो, आइदर डिविजनल हो या जोनल हो या रेलवे बोर्ड लेवल हो, 1 in 3 मंथ यानी क्वार्टरली 3 महीने में एक बार प्रेम की मीटिंग होनी है। पीएनएम मीटिंग में क्या होती है कि डिफरेंट यूनियन अगर है उसको अलग अलग टाइम मिलता है, बट प्रेम मीटिंग जो है सारे यूनियन एक साथ बैठते हैं। प्रेम इज नॉट बाइफरकेटेड कि वो मैनेजमेंट वो यूनियन के साथ, पीएनएम में अलग अलग यूनियन के साथ पीएनएम होती है, बट प्रेम में सब एक साथ बैठ के कर सकते हैं। पीएनएम भी कर सकते हैं एक साथ, बट डिफरेंट भी होती है। तो ये वाला डाटा खूब पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। और 2 जो बहुत बार सवाल मैंने पढ़ा कि पीएनएम का क्या फंक्शन है, मतलब पर्पस है, और प्रेम का क्या पर्पस है। तो पीएनएम का पर्पस है डिस्प्यूट को आपस में सॉल्व करना, और प्रेम का पर्पस है कि मैनेजमेंट को सलाह सजेशन देना जिसके रेलवे को बढ़ाने में क्या क्या हमारी भागीदारी हो सकती है। एक सवाल और पूछता है कौन कहाँ का चेयरमैन सेक्रेटरी कैसा लगता है, वो भी सवाल में यहाँ लाने का खूब कोशिश किया हूँ। हु इज द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड लेवल इन प्रेम। प्रेम में रेलवे बोर्ड लेवल में चेयरमैन और सेक्रेटरी कौन है। चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड ही होता है, सेक्रेटरी ऑफ द रेलवे बोर्ड जो सेक्रेटरी का फंक्शन करेगा वो सेक्रेटरी ऑफ द रेलवे बोर्ड। चेयरमैन में भी तो चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड, वो फंक्शन करता है आपका प्रेम के समय मीटिंग में बोर्ड लेवल में। और जोनल लेवल में अगर आएंगे तो देयर आर जीएम एंड एजीएम। जोनल लेवल में जीएम इज द प्रेसिडेंट या चेयरमैन एंड दिस इज द सेक्रेटरी, एजीएम सेक्रेटरी होती है। और वही प्रेम अगर डिवीजन लेवल में आ जाते हैं आप, तो यहाँ पे एडीआरएम हट जाता है, डीआरएम इज द प्रेसिडेंट एंड सीनियर डीपीओ सेक्रेटरी। ये सवाल भी खूब पूछता है, नॉर्मली डिवीजन लेवल पे ही पूछता है अधिक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। प्रेम का बोर्ड लेवल में चेयरमैन, सीईओ एंड चेयरमैन, और सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी। जोनल लेवल में प्रेसिडेंट जीएम, सेक्रेटरी एजीएम। डिविजनल लेवल में प्रेसिडेंट डीआरएम और सेक्रेटरी सीनियर डीपीओ। हाउ मेनी प्रेम मीटिंग देख लीजिए, 1 in a quarterly, चाहे बोर्ड लेवल हो या जोनल लेवल हो या डिविजनल लेवल हो। हाउ मेनी मेंबर्स पार्टिसिपेट फ्रॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड एम्प्लॉय यूनियन इन प्रेम मीटिंग एट रेलवे बोर्ड लेवल। बोर्ड लेवल में ऑफिसर एसोसिएशन और एम्प्लॉइज की जो यूनियन एसोसिएशन है, इन दोनों से कितने मेंबर आएंगे। 4 from every federation and 4 from officers association। ऑफिसर के चूंकि 2 एसोसिएशन है, एक ग्रुप बी ऑफिसर्स एसोसिएशन, एक ग्रुप ए ऑफिसर्स एसोसिएशन, दोनों से 2-2 मिलता है। और जो फेडरेशन है जैसे एनएफआईआर से 4 और एआरएआरएफ से 4, तो 4-4 फ्रॉम एवरी फेडरेशन एंड ऑफिसर एसोसिएशन से 4, जिसमें 2+2 में बंटवारा है।
ये मेंबर आएंगे आपके प्रेम मीटिंग में एट बोर्ड लेवल। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पीएनएम, ये मैंने कर दिया 6 टाइम्स डिवीजन लेवल में, यानी वंस इन 2 मंथ। जोनल लेवल में सर ये 3 मंथ्स पर है सर। कौन सा? जोनल और रेलवे बोर्ड लेवल में पीएनएम में। रेलवे बोर्ड लेवल तो मैं 6 महीना मिला हो। कहाँ आपने पढ़ा, कहीं देखे? हाँ सर देखा है मैंने सर। ने देखिए, क्लियर करा दे, फिर करेक्शन कर देंगे। मैं ही कहीं से लिख रहा था, मुझे ये वाला डाटा मिला, बट अगर कहीं होगा एक्यूरेट रेफरेंस तो दे दीजिएगा, करेक्ट कर लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रेम प्रेम मीटिंग बोल रहे हैं ना कि पीएनएम? पीएनएम सर। पीएनएम मुझे जो मिला पीएनएम में डिवीजन लेवल तो 1 से 2 मंथ, जोनल वाला से छूट गया, अगला स्लाइड में लिखे हैं, देख लें एक नजर। और बोर्ड वाला मिला 1 से 6 मंथ। नहीं, बोर्ड जोनल लेवल मेरा छूट गया कहीं, बट एक बार देख लीजिएगा, एक्यूरेट डाटा मिले तो ग्रुप में लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर भी करेक्ट कर दूंगा। कहीं अगर वैसा कहीं ना कहीं लिखा रहता ही है, कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि बोर्ड लेवल मैं कहीं, क्योंकि अपने मन से तो लिखा नहीं हूँ, कोई तो था पीडीएफ टाइप का, उसी से देख के लिखा, तो उसमें लिखा हुआ था how many times of PDF PNM meeting by the railway board, that is 2 times। तो 2 times का मतलब हो गया 1 in 6 month, और डिवीजन लेवल में 6 टाइम्स यानी 1 in 2 मंथ। और जोनल लेवल में जैसे वो सुशील सर बता रहे हैं कि 1 in 3 मंथ, अभी मैं करेक्ट मान के चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट होता भी यही होगा। तो ये वाला में कंफ्यूजन है तो एक बार डाटा देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू करेक्शन कर लेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ पीएनएम मीटिंग इन जोनल लेवल जीएम, सेक्रेटरी ऑफ जोनल लेवल में पीसीपीओ। प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी की बात आएगी तो जोनल लेवल में जीएम एंड पीसीपीओ इज द सेक्रेटरी पीएनएम के लिए। हाउ मेनी मेंबर्स पार्टिसिपेट इन पीनिंग ऑफ जोनल डिवीजन लेवल? 25 मेंबर्स ऑफ ईच यूनियन। प्रेम में था 4 मेंबर्स ऑफ ईच फेडरेशन बोर्ड लेवल में। यहाँ पे डिवीजन लेवल या जोनल लेवल में जो मेंबर्स आएंगे पीएनएम मीटिंग के लिए, दे आर 25 मेंबर्स इन ईच यूनियन। और एक पीएनएम में मैक्सिमम कितना एजेंडा लेके आ सकता है? देयर आर 30 आइटम्स। अगर इससे बढ़ाना है तो पीएनएम प्रेसिडेंट का, यानी डिवीजन में डीआरएम, जोन में जीएम, और बोर्ड लेवल में चेयरमैन का परमिशन पहले से लेना पड़ेगा कि मेरा एजेंडा 31 है, 32 है, 34 है, बट देयर आर 30 एजेंडा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आइटम्स इन डिस्कस्ड इन पीएनएम? दैट इज द 30 आइटम्स। 30 आइटम को डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज द मोटिव ऑफ पीएनएम मीटिंग? ये तो मैं बता दिया, टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है तो वो पीएनएम में सुलझता है, प्रेम में नहीं। प्रेम में रेलवे के डेवलपमेंट की बात होती है, क्या किया जा सकता है, और जेसीएम है कि कुछ बड़ा मुद्दा आ गया, जैसे खास करके पे कमीशन टाइप का, तो उसको सुलझाने के लिए जेसीएम बनाई जाती है। बोर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पीएनएम मीटिंग ऑन बोर्ड लेवल, पीएनएम वो था क्या? प्रेम। प्रेम का सीईओ था। बोर्ड लेवल में ये तो सही है ना, गलत तो नहीं है? एनीवन करेक्शन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ पीएनएम मीटिंग इन रेलवे बोर्ड लेवल, मेंबर ऑफ स्टाफ या सीईओ? एक थोड़ा सा किस पे आ गया मुझे, पीएनएम के मीटिंग में बोर्ड लेवल का प्रेसिडेंट कौन करता है? मेंबर ऑफ स्टाफ या सीईओ? थोड़ा स्टार मारता हूं, इसको आप लोग भी नजर रखेंगे। मेंबर ऑफ स्टाफ सर, मेंबर ऑफ स्टाफ। कंफर्म तो, गलत तो नहीं है? नहीं सर ठीक है सर। नहीं ठीक है, मेंबर ऑफ स्टाफ ठीक है। ठीक, ओके, फिर याद रख लेंगे। दैट इज मेंबर ऑफ स्टाफ। प्रेम में था सीईओ चेयरमैन, पीएनएम में मेंबर ऑफ स्टाफ, और डिवीजन लेवल का प्रेसिडेंट डीआरएम है, सेक्रेटरी सीनियर डीओ है, सीनियर डीपीओ है, सेक्रेटरी सीनियर डीपीओ है, पीएनएम में भी और प्रेम में भी, पीएनएम में भी और प्रेम में भी, दोनों में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, डीआरएम और सीनियर डीपीओ। जोनल लेवल में प्रेम में आ जाता है जीएम और एजीएम, और पीएनएम में आ जाता है जीएम एंड पीसीपीओ।
ये जो जेसीएम आया था कब आया था? 1966 में, जब आपके कैबिनेट मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा थे। फर्स्ट टाइम में जेसीएम यानी कोई डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मिनिस्ट्रियल लेवल में, ऊपर लेवल में ज्वाइंट कंसल्टेंसी मशीनरी बनाई गई थी 28/10/1966 को बाय द कैबिनेट मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा। जेसीएम कितने लेवल का होता है? देयर आर 3 लेवल। जेसीएम की जो टोटल लेवल है देयर आर 3 लेवल। डिपार्टमेंटल काउंसिल, नेशनल और स्टेट काउंसिल। 3 लेवल में जीसीएम का फॉर्मेशन हो सकता है जो मीटिंग के लिए होती है। गवर्नमेंट और एम्प्लॉय की तरफ से जेसीएम में कितना आदमी का मेंबरशिप आता है? देयर आर 24 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। जेसीएम में 24 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 60 मेंबर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉय, आउट ऑफ विच 24 फ्रॉम बोथ यूनियंस। यानी जो 24 है टोटल मेंबर हो गई 24 फ्रॉम गवर्नमेंट से, और 60 में 24 प्लस 24, रेलवे में 2 यूनियन है, एआईआरएफ और एनएफआईआर, इन दोनों से 24 24 48। अब बाकी जो बच गए 12 वो और लेते होंगे, बट मिनिमम 24 24 दोनों यूनियन का रहना है। और जेसीएम का प्रेसिडेंट कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार का जो सचिव है, केंद्रीय सचिव, वही आपके इसके प्रेसिडेंट होते हैं। स्कॉट गाइड एक्टिविटी, ये दो अलग से सवाल आ गई, इसका है भी। स्कॉट गाइड एक्टिविटीज के लिए टोटल एचसीएल 45 मिलता है इन 365 डेज में, और ट्रेवल डेली टीए फॉर इंडियन स्कॉट गाइड के लिए 15 डेज की उसमें टीए की मिलती है। हाउ मेनी डेज ट्रेवल डेली अलाउड ग्रांटेड फॉर स्कॉट गाइड एक्टिविटीज, दैट इज द 15 डेज। और स्पेशल कैजुअल लीव इनको पूरे साल में मिलता है 45 डेज का। ये दोनों क्वेश्चन अलग से नजर आया तो क्या लिख दिया। So that is कुछ सिंपल क्वेश्चन जो पिछले दिन थोड़ी चीजें आई थी बात, बट नॉट 100% ये सारे हो गए, क्योंकि स्टेब्लिशमेंट और इन सब चीजों में बहुत है। एग्जाम की दृष्टि से 10 क्वेश्चन के लेवल में जितना लेना था वो मैंने वहां से कलेक्ट कर लिया। एक पॉइंट और बचता है, क्वेश्चन इसके भी बहुत कम आता है। हम अभी तक जितना टेस्ट सीरीज भी बना रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम ही दिख रहे हैं, बट फिर भी दैट इज द कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये किसी भी सेंट्रल जो एम्प्लॉइज हैं उनका कोई भी डिस्प्यूट अगर एम्प्लॉयर के साथ हो रहा है या कॉन्ट्रैक्टर उसका अपने एग्रीमेंट वाले के साथ हो रहा है किसी पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अब नॉर्मल कोर्ट ना जाके उसके लिए एक ट्रिब्यूनल है, दैट इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यहाँ पे फाइल कर सकता है। इससे जुड़े हुए कुछ छोटे मोटे सवाल। फर्स्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कब स्टेब्लिश्ड हुआ था? दैट इज द 1 नवंबर 1985, 1/11/1985। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैट टू मेक जुडिशियल प्रोसेस सिंपल फॉर एम्प्लॉइज so that their grievances regarding service is resolved at earliest without being expensive। रेलवे कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी केस को लेके किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास या नॉर्मल कोर्ट में जाएगा तो एक तो टाइम टेकन और दूसरा कॉस्टली हो सकता है, पक्ष में आए या विपक्ष में आए। तो उन सब से बचने के लिए स्पेशली इसका ये पर्पस था कि एम्प्लॉय को एक जो जुडिशियल प्रोसेस है वो फेयरली मिले और इजी मिले। कितना प्रिंसिपल बेंच है? व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्रिंसिपल बेंच ऑफ कैट? टोटल 11 है। और ये प्रिंसिपल बेंच है कहाँ? न्यू दिल्ली में। कैट का जो मुख्य शाखा है प्रिंसिपल बेंच, वहां पे 11 है मेंबर, और ये आपका न्यू दिल्ली में है। और टोटल जो बेंचेस है पूरे इंडिया में देयर आर 17। What is the number of benches of Central Administrative Tribunal? Total 70 बेंच है। प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है जिसमें 11 मेंबर है। ठीक है, ये 2-4 क्वेश्चन कैट से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ऐसे सवाल नायर भी बहुत कम पूछा है, पिछले 3-4 में मैंने पढ़ने की कोशिश की, सवाल नहीं के बराबर है इन सब चीजों से। आरटीआई से कब आरटीआई आया, ये वाला सवाल कई बार पूछा है। ये पूछा ये वाला है, फोर्स में कब आया? ये तो
पार्लियामेंट में पास हुआ था 15 जनवरी 2005 को, और 12 दिसंबर 2005 को ये एक्ट के रूप में फोर्स में आ गया था। तो दैट मीन्स ये सवाल बहुत बार पूछा है कि आरटीआई एक्ट फोर्स में कब आया। 12/10/2005 को पार्लियामेंट में पास हुआ था, 15/1/2005। क्या है ये? आरटीआई में एक वर्ड आता है जिसकी कमीशन, दैट इज द सीआईसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सीआईसी इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये सवाल खूब पूछा है, हमको लगता है 3-4 बार पूछा है कि टाइम लिमिट क्या है। कोई डिमांड किया कोई इंफॉर्मेशन, तो कितने दिन के अंदर दे देना है। एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन मैसेज रिसिप्ट हुआ उसके 30 डेज के विद इन इंफॉर्मेशन पार्टी को मिल जाना है। ये सवाल बहुत बार पूछा है, इसको याद रखिएगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिप्लाई टू द रिक्वेस्ट इफ द रिक्वेस्ट हैज बीन मेड टू द पीआईओ, रिप्लाई टू बी गिवन विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट। ये सवाल खूब पूछता है। और डीए वाला रिप्लाई कितना दिन में देना है? दैट इज 45 डेज फ्रॉम रिसिप्ट, विद इन 45 डेज फ्रॉम रिसिप्ट। ये दोनों सवाल बहुत बार रिपीट होती है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। टोटल आरटीआई में कितना सेक्शन है? देयर आर 10 सेक्शन। आरटीआई में जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, दिस इज द 10। एक और पार्ट है हमारा एमएससीपी। अभी सर आपने एक क्वेश्चन पेपर दिया था, उसमें 21, 31, 41, 51 ऑप्शन था आरटीआई में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। हाँ जी। मे बी था ही नहीं सर, 10 तो ऑप्शन में था ही नहीं। 10 तो था ही नहीं उसमें। तो मे बी number एक सेकंड, मे बी वहां गलत थे या यहाँ गलत है। एनीवन, कहीं तो गलत होंगे। एक सेकंड देखें, एक आरटीआई का पेपर, एक सेकंड में। जिस भी क्वेश्चन में टेस्ट पेपर में डाउट लगे या आप लोग की तरफ से कंफर्मेशन हो, ग्रुप में स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज जरूर करिएगा फॉर करेक्शन। क्योंकि वो जहां से मुझे जिस टाइप की सवाल मिल रही है, मुझे लग रहा है कि ये पूछने लायक है, खास करके क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, इरीसेट या और जगह से, उसे मैं ले रहा हूं। तो हो सकता है कि उसकी आंसर गलत भी हो वहां पे। अब उतना समय है नहीं कि उसको रिसर्च करें हम। जो मुझे लगता है गलत है उसको रिसर्च कर लेते हैं, जो मुझे नहीं लगता है वो चला जाता है आपके पास। टोटल सेक्शंस, दो क्वेश्चन सर ग्रुप में शेयर किया हूँ, वो भी एक बार देखना। हाँ नहीं ठीक है, ग्रुप में वो देख लेंगे। एक्चुअली दो चीजें है ना, वो कंफर्मेशन हमसे मत करिएगा। मे बी आइदर कोई क्वेश्चन डाउट लगे तो कोशिश करिएगा उसका आंसर भी कोई रेफरेंस मिल जाए, ज्यादा बेहतर है। और नहीं तो फिर उसमें कम से कम डालिएगा, कोई ना कोई ग्रुप मेंबर उसको कंफर्म कर देंगे क्या सही है, या मुझे जो लगेगा वो मैं कर दूंगा। अभी एक है क्या कि सारे क्वेश्चन को फिर वो पकड़ के देखना मुश्किल है। टोटल सेक्शन है इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 30, टोटल 31 है। मैंने टोटल सेक्शन इज द 31। उसमें क्या था टेस्ट सीरीज वाले में, क्या क्या था? वो 21, 31, 41, 51। टोटल 31 है। यहाँ करेक्ट कर लेता हूँ, टोटल सेक्शन इन आरटीआई एक्ट इज द 31। वही सही है वहां पे, यहाँ कहाँ पढ़ा मैंने, ये जस्ट इसको सही कर देता हूँ। टोटल सेक्शन इन आरटीआई एक्ट इज द 31। आरटीआई एक्ट 2005। टोटल सेक्शन इन आरटीआई एक्ट 2005 31। तो कुछ चीजें ज्यादा तो नहीं, बट 2-4 मान के चलिए अभी पेपर में इधर उधर हो सकता है, तो उसको अगर करेक्शन हो जाएगा तो बेहतर है। जिस पेपर में करेक्शन हो गई फिर अगले को गलत नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे एग्जाम के समय आप लोग भी। सर जी, ये सेफ्टी सर्टिफिकेट वाला एक क्वेश्चन आया था कि साइन बाय। साइंड बाय
सीनियर डीएसटी या जिसको क्या बोलते हैं डिप्टी सीएसटी यानी ब्रांच ऑफिसर लेवल, काउंटर साइंड उसका भाई। आंसर और उसका आंसर सॉरी दिया हुआ था एडीए। क्या बोले? सेफ्टी सर्टिफिकेट इज साइन बाय ब्रांच मैंने वही साइट इंजीनियर जिसको बोलते हैं, साइट इंजीनियर आपका सीनियर डीएसटी या डिप्टी सीएसटी होता है। और उसका क्वेश्चन क्या, आंसर ऑप्शन कुछ क्या, ऑप्शन क्या था उसमें? उसका आंसर था एडीएन था सर, मतलब एडीएन होगी तो ऑफिसर लेवल में आ गए, तो इंजीनियरिंग लेवल का है वो। सेफ्टी सर्टिफिकेट साइंड इन इंजीनियरिंग बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो ऑफिसर हाँ। लेवल से शुरू हो जाती है, दैट मींस एडीएन। एक्चुअली एडीएन करता है तो ये तो सर जो है एससीएम में लिखा हुआ है कि सेफ्टी सर्टिफिकेट साइन बाय इंजीनियर इंचार्ज, इंचार्ज, तो डिप्टी सीएसटी सीनियर डीएसटी, बट वो तो डीएन होगा। वो इंजीनियरिंग वर्क का है। इंजीनियरिंग वर्क में एडीएन करते हैं, यानी कि उनको उसमें वहां उसके पार्ट में यानी पीवे में जाएंगे तो एडीएन को पावर है। हमारे यहाँ ऑफिसर करते हैं दैट मींस, लेकिन उसके पीछे सीनियर डीएसटी जो हमारा एससीएम है वो डिप्टी सीएसटी सीनियर डीएसटी यानी कि साइट इंजीनियर इंचार्ज का नाम है। लेकिन वो जो सवाल में पूछा था वो इंजीनियरिंग साइड का है, तो उसमें शायद एडीएन को पावर है इंजीनियरिंग साइड से। ठीक है। और सर इंडोर ड्राइंग जो है अप्रूव होता है किसके द्वारा? इंडोर तो हेडक्वार्टर चले जाइए, पीसीएसटी यानी एसएससी था उसमें शायद आंसर। गलत है, फिर उसको करेक्शन करना है, वो दे दीजिएगा। कोई भी ड्राइंग एसएससी को पावर नहीं है साइन पे ये करने का, सर्किट ड्राइंग सर्टिफाई करने का। आउटडोर डिवीजन लेवल में रहता है, आउटडोर में से कि केवल कॉलेज प्लान, लोकेशन चार्ट, ये सब डिवीजन लेवल में है। कुछ सीनियर स्केल को दिया गया है, कुछ जेएजी का है, वो एक चार्ट है। एससीएम में भी हम लोग जो पढ़े थे वहां भी है ड्राइंग वाले में। और सर्किटरी जितना है, लॉजिक सर्किट, एसआईपी, ये सब जेएजी या उससे ऊपर इन पीसीएसटी लेवल का वहां का दिया गया है। तो इसको एक नजर देख लीजिएगा, अगर कहीं एसएससी लिखा हो या मैं एक ऑप्शन दिए हैं तो दैट मींस वो रॉन्ग है। तो ये सब डाउट वाली क्वेश्चन है, इसको ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करिए, तो वो करेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जो एक बार बना दिया उसको दोबारा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं भी टेस्ट अभी नहीं दे रहा। मैं सोचा हूँ लास्ट एक मंथ में सारे टेस्ट अपने से भी दे देंगे, तो एक्सेस लेंगे, एक एक दिन में 2-3 करके देंगे। अभी बनाने के पीछे बहुत समय लग जा रहा है। तो जिसपे भी डाउट, एसएससी कोई भी ड्राइंग पे एसएससी की अप्रूवल नहीं चलती है। एसएससी सिर्फ बना के इधर से भेजता है, अप्रूवल डिविजनल या हेडक्वार्टर में। एमएससीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, एवरी 10 इयर्स पे अगर आपको कोई प्रमोशन नहीं मिला तो पूरे सर्विस लाइफ में मिनिमम 3 प्रमोशन का प्रोविजन, दैट मींस नॉट डेजिग्नेशन प्रॉब्लम, फंक्शनल प्रमोशन नहीं है, फाइनेंशियल प्रमोशन है, पैसा बढ़ा दिया जाएगा। ये है एमएससीपी। तो बहुत बार सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म ऑफ एमएससीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। और बहुत बार एपीएआर का भी फुल फॉर्म पूछता है, जो अभी हम लोग की समय चल रही है भरने का, इसको भी ध्यान रखिएगा। इससे एपीएआर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। हम लोगों को नॉर्मली इतने छोटे छोटे ही सवाल पूछते हैं प्रश्न, ये जो इस्टेब्लिशमेंट वाले, बहुत डेप्थ में जाता नहीं। टोटल एमएससीपी कब आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इन 6th पीसी। एमएससीपी 6th पीसी में आया था, ये ध्यान रखना है। हाउ मेनी अपग्रेडेशन? देयर आर 3 अपग्रेडेशन इन 10, 20 एंड 30 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। आपके सर्विस के 10वें, 20वें और 30वें साल में। मेडिकल डिपार्टमेंट में भी ऐसा एक स्कीम है जिसको हम एमएससीपी नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डीएसीपी बोलते हैं। सेम टाइप ऑफ स्कीम फॉर ऑफिसर्स ऑफ मेडिकल सर्विस। क्या है वो? डीएसीपी, डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। तो बहुत बार पूछ सकता है, इसको यहां पे लिख दिया। जिस व्यक्ति को 3 प्रमोशन मिल चुका है, गेटिंग 3 रेगुलर प्रमोशन, क्या वो एमएससीपी के लिए एलिजिबल है? नहीं। एमएससीपी उसके लिए है कि जिसको, जैसे कि 4600 ग्रेड पे में हम आप एसएससी आते हैं और पूरी लाइफ एसएससी ही रह गए, अगर पास नहीं कर पाए ग्रुप बी तो क्या हम जीवन भर 4600 में ही रह के रिटायर करेंगे? तो उनके लिए दिया कि आप 48, 54 और एक और उसके आगे कितना जाएगा, 66 जाएगा।
छियासी, वहां से 48 गए, 54 गए, एक और मिलेगा 66, वहां जाके आप रिटायर करेंगे, इतना तो पक्का है। तो उसके लिए है। लेकिन अगर जैसे आपने अभी 46 में है, आए एएसटी बन गए 48, फिर वहां से डीएसटी बन जाएंगे, तो फिर हर 10 साल पे आपको एमएससीपी नहीं मिलेगा। या जो जेई में आया तो 42 से 46 तो उनको एक बार मिल चुका, तो 10 साल बाद वहां से 48 उसको मिल सकता है एमएससीपी के तौर पे। या फिर वो एएसटी बन गए तो 48 मिल जाएगा, उनको एमएससीपी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से प्रोविजन है। Section 2 of APR for promotion to Group B shall be reported upon by, कहा जाता है कि जो प्रमोशन के लिए जा रहे हैं तो एपीआर चेक होती है। तो सेक्शन 2 ऑफ एपीआर में 2-3 पन्ना है। सेक्शन 1 हम लोगों को अपने आप भरना है, सेक्शन 2 जूनियर स्केल जो हम लोग के ऊपर की ऑफिसर होती है उनको भरना है, उसके ऊपर जो है सीनियर स्केल भरते हैं, फिर फाइनली जेजी हम लोग का पार्ट भर के देते हैं। तो उसे पार्ट 1, 2, 3 एपीआर में बटा हुआ है। जो अभी फिलहाल भर रहे होंगे उनको मिल जाएगा, हमारा भी आया हुआ है मेल में, भरा नहीं हो अभी तक। तो उसमें जो पार्ट 2 है, सेक्शन 2 है, वो जूनियर स्केल के द्वारा भरा जाता है। नॉन गजेटेड स्टाफ लेवल 6 तक का एपीआर कौन करता है फाइनल? जेजी लेवल। जो नॉन गजेटेड स्टाफ है उनका जेजी लेवल कर देता है लेवल 6 तक। जैसे ही लेवल 7 आ गए आप और हम, तो हमारा आपका एडीआरएम करता है, दैट इज एसएजी लेवल। जैसे ही आप लेवल 7 में आ गए, इंचार्ज लेवल में आ गए, तो आपकी एपीआर को फाइनलाइज करेगा एडीआरएम। जेजी लेवल में फाइनलाइज हमारा आपका एपीआर नहीं होता। और ये सवाल खूब पूछा है, बेंचमार्क फॉर एमएससीपी फ्रॉम 6th पीसी, दैट इज द वेरी गुड। ये खूब पूछा। एमएससीपी मिलने के लिए आपका बेंचमार्क वेरी गुड कर दिया गया है 6th पीसी से। तो ये जो है पिछले बार भी पूछा था, पिछले बार के सवाल में देखा था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि गुड पे हम लोग आके अटक जाते हैं, पहले गुड था। अपने से भरने के लिए जो सेल्फ अप्रेजल है किस लेवल से मिलती है? आपके एमसीएम या जेई लेवल से, दैट इज द लेवल 6। लेवल 5 या उससे नीचे सेल्फ अप्रेजल नहीं भरना पड़ता है, उनकी सीआर रिपोर्ट भरी जाती है जो हम और आप भरते हैं। एक पन्ने का आता है ग्रुप डी के, एक 1800 ग्रेड पे का, 1900 से लेके 2800 वाले का 2 पन्ने का आता है जो आपको भरना रहता है। तो सेल्फ अप्रेजल लेवल 6 या उससे एवं के एम्प्लॉय के लिए है। और रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क्स इन एपीआर शुड बी सबमिटेड। अगर कुछ क्या कहा जाता है, गलत रिमार्क्स आपने दिया, गुड दिया, उसके नीचे दिया, एवरेज दिया, तो वो एपीआर स्टाफ के पास जाता है कि ये आपको दिया है, स्टाफ को एक्सेप्ट करना है। जैसे हमको आपको भी एचआरएमएस में फाइनलाइज होने के बाद हमारे आपके पास एपीआर आता है और बोलता है कि आपको एक्सेप्ट है कि नहीं। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है तो जिस दिन आपके पास एपीआर आया या जब आपने देखा उस दिन के विदिन 15 डेज आपको रिप्रेजेंटेशन देना है कि मुझे आपने गुड कैसे दिया या बिलो एवरेज कैसे दिया, एवरेज कैसे दिया। तो ये टाइम मार्क है, दिस इज द 15 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एपीआर। कोई भी स्टाफ एपीआर के अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। कौन ऑफिसर किसी स्टाफ का एपीआर को भर सकता है? मिनिमम 3 महीने उसके अंडर में काम किए हैं आपको। मार्च सीजन एंडिंग है, 31 मार्च मान लिया जाए, फरवरी महीने में आपके ऑफिसर्स की ट्रांसफर हो गई, फरवरी में नया आया, तो जो फरवरी में नया आया वो आपका एपीआर नहीं भर सकता। मिनिमम 3 महीने अगर वो ऑफिसर आपका काम वर्क एक्सपीरियंस देखा है उस सीजन में, तभी वो आपकी एपीआर को भर सकता है। दिस इज द टाइम लिमिट 3 मंथ्स फ्रॉम ईयर एंडिंग। ये सिंपल सा मिल गया, 2-4 लाइन लिख दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सीनियरिटी इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। ये सवाल बहुत बार पूछा है। इसके साथ एक सवाल और पूछता है कि अगर ऑन रिक्वेस्ट है तो क्या इफेक्ट आएगा, यानी क्या आप लिख के देते हैं, देयर आर पुट ऑन जूनियरिटी
मैंने बॉटम सीनियरिटी विथ क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग ग्रेड, ज्वाइनिंग इनिशियल ग्रेड, रिक्रूटमेंट ग्रेड। रिक्रूटमेंट ग्रेड विथ रिक्रूटमेंट ग्रेड। ये भी ध्यान रखेंगे, खूब पूछा है, बहुत बार रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे अगर कहीं जाते हैं, देयर आर नॉट अफेक्टेड, आपकी सर्विस में सीनियरिटी में कोई अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट गए तो देयर आर, एक तो बॉटम सीनियरिटी, उस पे भी रिक्रूटमेंट ग्रेड। जैसे अभी मैं एसएससी हूं मान लीजिए, और अगर मैं ऑन रिक्वेस्ट, हमारा जो जोनल रेलवे है जहां मेरा घर है, मैं जाता हूं तो वहां पे फिर उस जोन का सबसे नया वाला जेई बन जाऊंगा, क्योंकि हम लोग की रिक्रूटमेंट जेई ग्रेड में हुई है। तो दैट इज डिफरेंस। और यही अगर एडमिनिस्ट्रेशन भेजेगा तो आपको वो 15 साल का फायदा मिल जाएगा। देयर आर नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी कि पैसे का कोई इशू नहीं आता है, पे प्रोटेक्शन रहती है, लेकिन सर्विस सीनियरिटी में आपको वहां पे डाउनग्रेड हो जाएंगे। तो ये दो सवाल ध्यान रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड आने पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऑन रिक्वेस्ट अगर लेंगे तो बॉटम सीनियरिटी विद रिक्रूटमेंट ग्रेड पे आप आ जाएंगे। कोई भी प्रमोशन के लिए जी सर यदि किसी का एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उसको एज अ पनिशमेंट के तौर पर दिया जा रहा है, उसमें कुछ दिक्कत? देखिए, कुछ भी कर रहा है, पनिशमेंट डिफरेंट है, ट्रांसफर डिफरेंट है। अगर आपको पनिशमेंट के तौर पे ट्रांसफर किया जा रहा है तो पहले आपको पनिशमेंट मिलेगा। यानी मान लिया जाए मुझे SF5 मिला और SF5 में पनिशमेंट दिया गया, 3 साल की इंक्रीमेंट बंद, 2 साल जो करना है, तो ये करेगा, फिर उसके साथ में ट्रांसफर ऑर्डर निकालेगा, तो जो मिलना है वो मिल जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे आप ट्रांसफर होके जा रहे हैं तो आपका वहां पे ना सीनियरिटी यूनियरिटी का कोई असर नहीं होगा, पनिशमेंट पैसे का होता है। या फिर आपको डाउनग्रेड करके ट्रांसफर कर रहा है, मैं एसएससी हूं, मुझे डाउनग्रेड कर दिया, जेई बना दिया और फिर ट्रांसफर किया, तो वो तो यहीं पे सर इफेक्ट हो गई, वहां जाके सीनियरिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा अगले जगह पे, ऐसा नियम कहता है। ओके नियम ऐसा ही है जी। सर ये हस्बैंड वाइफ जॉब है जो सर, ये दोनों दो रेलवे में काम कर रहे हैं, और सर रिक्वेस्ट पे ही मतलब ऑन रिक्वेस्ट ही डाले हैं, बट सर क्या वो रिक्रूटमेंट ग्रेड? ऑन रिक्वेस्ट का मतलब है कि वो आपका क्या कहते हैं, जो रिक्रूटमेंट ग्रेड और लोअर जूनियर सीनियरिटी में आप चले जाएंगे। ऑन रिक्वेस्ट का मतलब ही वही है। और रही बात, एक वर्ड उसमें आप डाल दिए हस्बैंड वाइफ बैकग्राउंड, हस्बैंड वाइफ के बैकग्राउंड में थोड़ा पीछे और जाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि इसमें हस्बैंड वाइफ का बैकग्राउंड पे एडमिनिस्ट्रेटिव अगर करता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के ग्राउंड पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर भी होती है, ऐसा नहीं है कि ये होता है। ऑन रिक्वेस्ट का मतलब हुआ कि हम जाना चाहते हैं, जिसमें ये वाली कॉलम आप भर के देते हैं। हस्बैंड वाइफ में आप एप्लीकेशन देते हैं कि मेरा वाइफ यहाँ नौकरी कर रहा है, मैं यहाँ हूं, तो प्लीज मेरी ट्रांसफर यहाँ कर दिया जाए, तो उसको ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे भी ये किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, उसके फॉर्मेट भी कुछ है। तो ये दोनों टर्म अलग अलग है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे हस्बैंड वाइफ का सिचुएशन को देखते हुए ट्रांसफर किया है तो कोई असर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ऑन रिक्वेस्ट अपना जा रहे हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ भी एक पार्ट है जो पॉजिटिव बना रहा है उस पार्ट को, बट अगर ऑन रिक्वेस्ट जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑन रिक्वेस्ट वाला फॉर्म में ही तो भरवा लेता है सारा चीज, बचता कहाँ है फिर। एक सवाल और पूछा जाता है कि अगर ग्रुप सी से ग्रुप डी या ग्रुप डी से ग्रुप सी या ग्रुप सी में ही हायर ग्रेड, जैसे आप 2800 ग्रेड में अभी हैं और जेई के वैकेंसी निकली, आप 4200 में जाना है, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड? तो एक ग्रेड में मिनिमम आपको 2 इयर्स नौकरी करना है, तभी आपको प्रमोट किया जा सकता है दूसरे ग्रेड में। देयर आर लिमिटेशंस है कि 2 ईयर एक ग्रेड में नौकरी करना पड़ेगा, तभी आप अपर ग्रेड में जाने के इंटाइटल्ड हो पाएंगे। What is the minimum number of marks for promotion under the scheduled caste? चलिए ये अलग चीजें हैं, ये सब नहीं पूछता है। How many opportunities will be given? SC ST trainee apprentice fails in the initial training, ये बहुत बार पूछा है।
कि जो SC/ST ट्रेनिंग है, स्टाफ है, वो अगर इनिशियल ट्रेनिंग में फेल कर जाता है, उसको कितना बार मौका मिलता है? 2 बार मिलता है विथ स्टेपन एंड तीसरा अपॉर्चुनिटी मिलता है विदाउट स्टेपन। यानी 3 बार उसको मौका मिलेगा ट्रेनिंग में फेल होने पर भी कि भाई तुमको पास करा दे। इन जनरल को एक मौका मिलता है कि आपको विथ स्टेपन, एक मौका विदाउट स्टेपन। इन जनरल को 2 मौका, इसको 3 मौका मिलता है, 2 मौका विथ स्टेपन, 1 मौका विदाउट स्टेपन। उसके बाद भी अगर पास नहीं कर पाए तो झोला लेके घर भेज दिया जाएगा। इंक्रीमेंट लेने का अभी तो 2 बार हो गया, आइदर 1 जुलाई और 1 जनवरी। एक इंक्रीमेंट और दूसरे इंक्रीमेंट के बीच में देयर आर मिनिमम 6 मंथ का गैप होना है। यानी 31 दिसंबर को अगर आपकी प्रमोशन हुई है तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन 1 जनवरी को अगर प्रमोशन हुआ है तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो दैट इज सिंपल कि 2 इंक्रीमेंट के बीच में मिनिमम 6 मंथ का गैप होना मैंडेटरी। और ये सवाल खूब पूछा है कि व्हाट इज द रिजर्वेशन ऑफ SC/ST कैंडिडेट। SC 15% एंड ST 7.5%, OBC तो 27% है। तो ये वाला सवाल बहुत जगह मिला होगा आपको कि परसेंटेज ऑफ रिक्रूटमेंट SC/ST कैंडिडेट इन रिक्रूटमेंट, देयर आर 15% और 75%। बहुत जगह एक्स सर्विसमैन भी खूब पूछा है, यहाँ लिखा है दैट इज द 10%। एक्स सर्विसमैन की जो ये है रिजर्वेशन है वो 10% है रिक्रूटमेंट में। तो ये तीनों भी याद रखिएगा, 15% फॉर SC, 7.5% फॉर ST एंड 10% फॉर एक्स सर्विसमैन। इस तरह से ऑलमोस्ट इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस वगैरह वगैरह जितना चीज था, मेरी कोशिश खूब रही कि एग्जाम हिसाब से पढ़ लें, बट बहुत चीज कम रह सकता है। इस समय 1-1.5 महीना है, जितना प्रयास अपने तरफ से किया जाए। इसके बाद राजभाषा है, उसको भी हम लोग करेंगे 2 क्लास। आज यहीं तक छोड़ते हैं, इससे स्क्रीनशॉट रख लीजिए। सर वोटिंग के लिए स्पेशल पास और SCL मिल सकता है क्या? वोटिंग के लिए 1 डे SCL मिलेगा, उसके लिए एक फॉर्मेट होती है, शायद वो भरवा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर से साइन करा के लाना पड़ेगा। बट इसमें एक ही डिमेरिट है, देयर आर नो SCL फॉर योर जर्नी। अगर आप दूर की जर्नी है तो फिर अपनी छुट्टी लेके जाना आना पड़ेगा। वोटिंग के दिन का 1 दिन SCL ग्रांट होता है। पास पास नहीं मिलता। कुछ नहीं, पास वास नहीं देता है सर। सर ये फुल डे मिलेगा कि सर वोटिंग का फुल डे मिलता है अगर आपका दूर है। अगर आप बिल्कुल नजदीक में है, 8 किलोमीटर के अंदर में है, तो हाफ डे का भी इशू है। बट इन जनरली हाफ डे छुट्टी ओनली हेडक्वार्टर में होती है। लाइन स्टाफ के लिए हाफ डे का कोई प्रोविजन नहीं है। हाफ डे जो मिनिस्ट्रियल ऑफिस है, DRM बिल्डिंग, GM बिल्डिंग, सिर्फ वहीं पे प्रोविजन है। तो मेरे ख्याल से लाइन स्टाफ को हाफ डे का कोई प्रोविजन नहीं मिलता होगा या मिलना चाहिए। जहां भी आप SCL वोटिंग डे मिलेगा, फुल डे मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन शेयर किए ग्रुप में, एक बार देख देखना। लूंगा। वो एक क्वेश्चन था कि डेथ केस में ग्रुप A और B ऑफिसर इसकी 20 इयर्स सर्विस हो गया तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री विडो पासिस कितने मिलेंगे? हाँ, कितना दिन मिलेगा जी, वो आंसर उसका वही ये है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ग्रुप A and B ऑफिसर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 years of service, how many sets of pass per year permissible to the widows? मुझे जो आंसर मिला है that is 1.5 set। अच्छा नीचे 2 set 1.5 लिखा। ही है। अच्छा 1.5 ही है, 2। अच्छा नीचे मैं 2 set लिख दिया हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, इसको देख लेंगे। मुझे भी जहाँ तक ध्यान है 1.5 सेट ही होना चाहिए। 1.5 ही है वो। बिल्कुल बिल्कुल, देख लेंगे। और ये क्या है, इन इंडियन रेलवे द केस इज टू बी डेल्ट विथ टेंडर कमिटी व्हेन इट इज ए केस ऑफ ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, हाई वैल्यू टेंडर एवं 10 लाख और। वो ठीक है, देखिए ओपन टेंडर और लिमिटेड टेंडर दोनों हो सकता है, आप जो ऑल बोले, बट इसमें क्या है कि जिसकी वैल्यू 10 लाख से अधिक है,
10 लाख से कम 5 लाख 3 लाख का अगर ओपन टेंडर होता है या लिमिटेड टेंडर होती है तो उसमें टेंडर कमेटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 लाख और 10 लाख तक कोटेशन टेंडर भी हो जाते हैं। देयर आर नो नीड ऑफ टेंडर कमेटी। सो 10 लाख से ऊपर वैल्यू के जो टेंडर है टेंडर कमेटी की जरूरत उसी में पड़ती है। ऐसा सर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं फाइनेंस मॉड्यूल में। 10 लाख से ऊपर के जो कहाँ पे टेंडर मिलेगा सर टेंडर वाला? कहाँ पे मिलेगा? टेंडर वाला ही नहीं हो पा रहा है। टेंडर वाला देखिए एक जगह तो है नहीं, इतनी मोटी किताब है कि वो IRFM में अगर पलटेंगे तो मिलेगा, या कहीं से कुछ सेलेक्टिव मिल गए तो आप एक जगह ढूंढेंगे तो बहुत उम्मीद कम है। मैं तो पिछले 1.5-2 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस सबके पीछे, फिर भी एक जगह सारा कलेक्शन मिलना बहुत मुश्किल है, कि बटे हुए छितरे हुए हैं। तो कहीं मिल गया सामने दिख जाएगा। खास करके GCC देख लीजिए एक बार, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और GCC जो तो हो गया सर, GCC तो अलग है। जैसे ओपन टेंडर है, लिमिटेड टेंडर है, कोटेशन है, उसका पूछ लेता है कितने दिन क्या रहता है, यही मिनिमम सब पीरियड कितना रहता है उसका। तो ये सब मतलब कहीं पे अगर डाटा होगा तभी उसको पढ़ सकते हैं ना। अब क्वेश्चन से उसको याद करेंगे तो वो तो हो ही नहीं सकता कभी। वो चीज तो होती है, है लेकिन बट एक चीज ध्यान रखिए, मेरा जो अनुभव कह रहा है, देयर आर 20 क्वेश्चंस इन एस्टेब्लिशमेंट एंड 10 to 15 क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंस। 20 क्वेश्चंस एस्टेब्लिशमेंट, 10 to 15 क्वेश्चंस फाइनेंस। इस 35 में से 25 प्लस क्वेश्चन जो होंगे ये आपको वही होंगे जो आपको दिखा होगा सामने पढ़ते समय। एक आध दो क्वेश्चन मान सकते हैं कुछ ऐसा आ गया जो कभी नजर में नहीं आया था, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, टेस्ट सीरीज देख लेते हैं, जितने हम लोग के पास PDF दाएं बाएं हैं, IRSEM पलट लेते हैं, इस 35 में से 20 से 25 पकड़ में आ जाता है, मतलब बिल्कुल सामने दिखेगा, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पलट लो। सो देयर आर बहुत अधिक चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ में आपके पास जो है 35 में से ऐसा 150 में 150 लाने की जरूरत तो मतलब जगह बन नहीं पाती है, बट इस 35 में से अगर हम 30 बनाने का मेरे पास जगह है, 25 प्लस भी पहुंच जाते हैं, दैट इज बेटर। क्योंकि अगला जो 45 है आपके पास वहां 55 है, 55 में 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है जो 15 के 15 राजभाषा 3 पन्ना पढ़िएगा, पूरा 15 का 15 दिखता है उसमें, तो वहां से पकड़ में आ जाती है वो पूरा 45। ये पूरा 45 आपके 45 पूरा 40, ये पूरा 40 आपके अपने, मतलब उसमें एक भी छूटने का जगह नहीं है। इस 35 को आप कितनों पढ़ लीजिए, मेरे नजर में जो मेरा अनुभव कहता है पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत है, फाइनेंस भी बहुत है, इसलिए उसमें फाइनेंस जितना तो बहुत है। हाँ, इसलिए उसमें जितना मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, इसको उसी पे कंसंट्रेट करिए। इसको कंसंट्रेट करिए कि इस 55 में 40 मेरा कंप्लीट हो जाए, और हो भी जाएगा। मैथ पूछता है 10th लेवल का, फिजिक्स भी सस्ता है, जीके भी सस्ता है, 15 का 15 राजभाषा बन जाएगा। तो कंसंट्रेट यहाँ रहना है, इसमें 2-4 क्वेश्चंस दाएं बाएं हो सकते हैं, इसको आप 100% गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, गारंटी कहाँ है, वो जो फिर मेरा 85 है, यहाँ पे हम 80 की गारंटी ला सकते हैं कि टेलीकॉम सिग्नल मिला के 70 प्लस 75 प्लस 80 कर सकते हैं। पिछले बार नहीं भी थी हमसे, मानता हूँ बहुत सारी कमियां थी, बट जो सिचुएशन है वहां पहुंच सकते हैं। तो देर अगर इतना कर ले हम तो 130 प्लस तक जा सकते हैं इजी वे में। तो टारगेट 130 प्लस लेके चल रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस के ऊपर बहुत जोर मत दीजिए, जितना हो सकता है दैट इज बेटर। बाकी ये मैथ और साइंस का भी देंगे कुछ मटेरियल? नहीं, हमारे पास तो भी उसके लिए इस बार नहीं रखा हूँ कुछ, पिछले बार भी नहीं रखा था, वो अपने करना है। 10th क्लास की मैथ पूछती है, वो सब टाइम स्पीड जो है ट्रेन टाइम वगैरह वगैरह, अन्य अर्थमेटिक टाइप की। और फिजिक्स में भी सिंपल रहता है, जो हम लोग आरआरबी रिक्रूटमेंट जेईई एसएससी एग्जाम में पढ़ते थे, सेम चीज। जीके कुछ करंट अफेयर्स कुछ फिक्स्ड, वो प्रीवियस ईयर वगैरह देख लीजिए तो वो। लेकिन वहां ये पक्का है, मेरा दावा है कि जिनका ठीक ठाक है रिक्रूटमेंट लेवल की तैयारी, वो उस 55 में से 40 ला सकते हैं कंफर्म, एक भी नहीं छूटेगा। सब जाना पहचाना सवाल आता है, और आपके पास 15 ऑप्शनल है, उसमें भी 15 ऑप्शनल है, वो 15 ऑप्शनल के कारण आप 40 वहां पे ला सकते हैं। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस की जगह इसके ऊपर कंसंट्रेट करिए। जिनका मैथ कमजोर है वो मैथ बना लीजिए, जिनकी फिजिक्स वगैरह कमजोर है वो थोड़ी सी जनरल फिजिक्स वगैरह पढ़ लीजिए, साइंस। जिनका जीके कमजोर है वो थोड़ा जीके वगैरह पे ध्यान दे दीजिए, जो यहाँ पे 40 कवर हो जाए, इसमें 2-4 नंबर कितनों पढ़िएगा छूटेगा, मेरा जो अनुमान है। तो वहां पे ज्यादा कम ध्यान दीजिए, और उससे भी ज्यादा फोकस आप टेक्निकल पे दे दीजिए, सिग्नल टेलीकॉम जो मेरा पक्का चीज है। वो पूरा का पूरा क्वेश्चन 1-2 को छोड़ के सब ज्यादा पहचाना पूछता है, तो उसको हम पकड़ सकते हैं।
पिछली बार मेरी 18 क्वेश्चन सिर्फ टेलकम से गलत हो गए थे। दैट इज द बैक, फ्रंट पे जाने मतलब बैक में जाने का सबसे बड़ा रीजन था। बहुत सारे 18 क्वेश्चन जो है मैंने अटेम्प्ट ले लिया और ये लगभग गलत हो गए। तो ये 18 हो गया, 18 6 माइनस कर दिए 24, यानी 40 में से 24 तो गलत ही हो गए टेलकम। 16 नंबर आए थे टेलकम में। तो ये नहीं होना, ये जो मिस्टेक है ये मेरा नहीं होना है। जितना भी बना है एसएनटी वो करेक्ट हो, एक दो गलत हो तो हो। और सर टेलीकॉम में ही गलत होता है, सिग्नल में तो निकल जाएगा, नहीं रीजन टेलीकॉम ये में है बहुत ज्यादा माइन्यूटली पूछता है। नहीं वैसा नहीं है सर, रीजन ये है ना कि हम लोग सिग्नल से है, सिग्नल फैमिलियर लगता है। टेलीकॉम तो ठीक है, आप लोग को पढ़ते पढ़ाते 2 बैच पढ़ाया तो बहुत हद तक हमारी भी सही होगी, ये भी बहुत सारा पेपर बनाते हैं तो क्या। नहीं तो इसके पहले टेलीकॉम में हम क्या जानते थे, एक 6 क्वाड उसका वैल्यू, उसके अलावा किसी चीज के बारे में जीरो नॉलेज था, नो फैमिलियर। बट जो टेलीकॉम से आप हैं उनको सिग्नल की बहुत सारी नॉलेज है, उनको ट्रैक सर्किट पता है, सिग्नल पता है, बैटरी पता है, आधी सिग्नल से ज्यादा उनको पता है, आधा पढ़ लिए। तो सिग्नल वाले का टेलीकॉम बिल्कुल जीरो हो जाता है, इसी कारण में कि आपसे कोई रिलेटेड नहीं है, और वही गड़बड़ी होती है पलट के। और हमें लगता है कि आसान है निकल जाएगा, ऐसा है नहीं। तो सिग्नल वाले को टेलीकॉम पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा अगर स्कोर करना है तो, जबकि टेलीकॉम वाले कम ध्यान देके सिग्नल पे स्कोर कर सकते हैं इजी वे। ठीक है, तो मेन है स्ट्रेटेजी बेस्ड प्रिपरेशन करिए, नॉलेज बेस्ड छोड़ के। मेरा मानना है आपके एसएनटी 85 है, इसमें से आप 70 प्लस आसानी से ला सकते हैं, इसलिए इस पे पढ़िए। खास करके मैं कहूंगा कि जितना स्लाइड आपने पढ़ लिया सिग्नल टेलीकॉम का, अगर पिछले प्रीवियस चारों एनआईआर के पेपर अगर पलट के देखिए तो मुझे लगता है कि 90% सवाल आपको स्लाइड में मिल जाएंगे। तो ज्यादातर ध्यान फोकस करिए आपकी आपकी एसएनटी ना छूटे। और 55 क्वेश्चन जो भाषा साइंस फिजिक्स वगैरह है उसमें 40 प्लस का टारगेट कर लीजिए। तो 40 ऑलमोस्ट मान के चलिए, यहाँ ये दोनों मिलाकर 110 आपके लगभग आ जाएंगे। और यहाँ जो 40 है आपका 30 है ना, 30 होगा, ये जो 30 है इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस, इसमें से आप 20 प्लस या 25 प्लस लाइए ना तो 130 प्लस आप चले जा रहे हैं। और क्या चाहिए, इससे ज्यादा तो चाहिए नहीं। 130 प्लस अगर आप चले जाते हैं तो सीट 1 हो 2 हो मायने नहीं रखता है, होना ही होना पक्का होगा। तो टारगेट बेस्ड करने से मुझे लगता है सही रहेगा। आप फाइनेंस एस्टेब्लिशमेंट महासागर है उसके पीछे डूबे रहेंगे तो बाकी का 5 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसको उतना ही लेके चलना है। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं, मेरा अनुभव तो यही कह रहा है, पिछली बार का अनुभव मुझे यही लगता है कि उसी हिसाब से चलूं तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो नहीं, ठीक है फाइनेंस सर। एस्टेब्लिशमेंट में 5 नंबर बढ़ जाएंगे लेकिन उधर 10 नंबर छूट जाएगा, वैल्यू सबका बराबर है। हाँ, वही चीज तो है इस बस। ये 5 नंबर कम ही जाए लेकिन मेरा उधर ना छूटे। एसएनटी हम 75 प्लस कर लें, वो 40 का 40 बन जाए, उसी में से लगभग 115-20 पहुंच जाएंगे। इस 30 में से 20 तो प्लस आप जाएंगे ही जाएंगे, 2-4 इधर हो सकता है। तो दैट इज गुड। प्रिपरेशन करने का मेरा मानना इस बार वही है। 130 प्लस अगर नहीं आए तो दैट इज रॉन्ग। 130 प्लस नंबर ऐसे क्वेश्चन में आना चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये जो जेसीएम वाला लिखा है ना सर, इसमें 25 होते हैं शायद। देख लीजिएगा, मुझे अगर कहीं रिफ्रेश हो तो डाल दीजिएगा। एक्चुअली मैं भी कोई रिसर्च करके लिखा नहीं, जहां जो मिला मैं लिख दिया। ठीक है, रिसर्च ना किया ना बहुत ज्यादा नेशनल, हाँ, हाँ नेशनल लेवल पे 25 होते हैं इसके। ना बहुत ज्यादा इस बारे में मैंने पढ़ा ना लिखा, जहां जो मिला डाल दिया। तो अगर किन्हीं को भी कोई डाउट हो, अगर वो करेक्ट जानते हैं तो वो दे दीजिए, या कोई रिफरेंस हो तो वो दे दीजिए। तो 2 चीजें होगा, जब आप ग्रुप में लिखेंगे तो सबका करेक्शन हो जाएगा एक साथ। पर्सनली मुझे भेजेंगे तो मेरा करेक्शन होगा, इसलिए ग्रुप पे डाल दिया करिए कि सबका करेक्शन हो जाए।
तो आज के लिए शुभ रात्रि। अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे। 15 मार्क्स के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज थोड़ा बहुत चर्चा करना है, और वो 15 का 15 मार्क्स आए इतना तो कम से कम देख लेना है। सर ये इसको थोड़ा लेना है स्क्रीनशॉट, ये पेज अभी टोटल कितने क्लासेस बचा है सर? ऑफिशियल लैंग्वेज 2-3 क्लास और क्या। तो 3 का फिनिश हो जाएगा ना? हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज में बहुत कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन आप 15 के 15 मार्क्स ला सकते हैं। मुझे तो लगता है जो खाली मेरा टेस्ट पेपर सारा दे देंगे वो 15 ले आएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज में क्वेश्चन ही कितना है, 200-250 क्वेश्चन कर लीजिए, उससे जल्दी है नहीं। उसी में ही है सारा। हाँ, नहीं मतलब उसी में ऑफिशियल कुछ- लैंग्वेज के बाद तो और कुछ बचेगा या खत्म नहीं हो नहीं, जाएगा? और क्या बताओ, कुछ नहीं बचेगा। सिलेबस के हिसाब से मुझे लगता है हम लोगों ने लगभग चीजें कर ली। आपको भी सारे वीडियोस भेज दिए हैं, एक बार आप देख लेंगे। मुझे नहीं लगता है कोई टॉपिक बच रहा है। एस्टेब्लिशमेंट एक फाइनेंस सर और उसका ऑफिस वीडियो है क्या, पेंशन वाला? अलग से तो वीडियो? नहीं, वो क्लास वाइज भेज दे रहा हूँ, जो हाँ, भी है इसी हाँ में क्लास है। आया नहीं है सर, वो वाला मिला नहीं है। नहीं नहीं, कौन सा क्लास छूटा है ये बता दीजिएगा। ऑलरेडी मैं क्लास वाइज 21st सबको पे भेज दिया। आई थिंक 21st का मैं आपको 21 नहीं, दूंगा। 21 तो गड़बड़ हो गई ना, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ उस दिन, इसलिए उसका स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया आप लोग को। उसका वीडियो मेरी कुछ करप्ट हो गई उस दिन क्लास के दौरान, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। वो शायद फिर वही पेंशन वाला ही है वो। हाँ, वो तो उसका स्क्रीनशॉट दे दिया हूँ, पढ़ लीजिएगा। हाँ वो तो मिल गया। तो उसके वीडियो जो है कुछ करप्ट हो गया उस दिन, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो हो नहीं पाया। ओके, ठीक है सर, ठीक है। तो आज के लिए शुभ रात्रि। गुड नाइट सर।